नमस्कार दोस्तों। क्या आज से 8 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन, 26 दलों का गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी को शिकस्त दे पाएगा, या प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी एक बार फिर से अपार बहुमत से तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो जाएगी, जैसा कि बीजेपी नेताओं को लगता है। प्रधानमंत्री मोदी कह भी चुके हैं, तीसरे टर्म की बात कह चुके हैं, लाल किले से आशीर्वाद मांग चुके हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सत्ता, उनकी मशीनरी और बीजेपी की जबरदस्त ताकत, अपार जनसमर्थन, जिसे करीब करीब 22 करोड़ मतदाताओं ने 2019 में वोट दिया और चुना, और दूसरी तरफ हाल के दिनों में बना हुआ इंडिया गठबंधन, जिसमें आज की तारीख में 28 दल हैं, लेकिन 11 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। और वो तमाम विपक्षी नेता एक मंच पर, जिनके बारे में साल भर पहले या 1.5 साल पहले या 6 महीने पहले भी सोचना मुश्किल था कि सब एक मंच पर होंगे और इस तरह से एक साथ बैठकर लगातार 3 अलग अलग जगहों पर बैठ के करेंगे और आखिरकार सीट शेयरिंग पर सहमत हो जाएंगे। सीट शेयरिंग को लेकर एक तारीख जो खबरों के मुताबिक आ रही है कि 30 सितंबर तक सीट शेयरिंग हो जाएगी उन दलों के बीच में जो दल कई राज्यों में आपस में ही भिड़ते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे को हराने के लिए काम करते हैं। यही राजनीति है। तो क्या होने वाला है 8 महीने बाद, इसको समझने के लिए कल भी मैंने योगेंद्र यादव जी से बात की थी, जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बहुत बारीकी से चीजों को जानते हैं। वैसे वो सामाजिक कार्यकर्ता है, भारत जोड़ो अभियान के वो संयोजक हैं, लेकिन देश दुनिया को न सिर्फ जानते समझते हैं बल्कि उनका अतीत ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि आंकड़े, नंबर, वोट शेयर को बहुत बारीकी से समझते और विश्लेषण करते रहे। कल कुछ राज्यों पर बात की, आज कुछ राज्यों का एक नंबर के साथ मैंने सोचा कि उस पर बात किया जाए जो हिंदी राज्य है, जो हिंदी पट्टी है। अब उसमें स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 8 राज्य, 216 सीटें। मैंने 8 वो राज्य चुने हैं जो हिंदी पट्टी के वो राज्य हैं जहां बीजेपी की स्ट्राइक रेट बहुत ही शानदार थी और जहां से बीजेपी को 8 राज्य की 216 सीटों में से 168 सीटें मिली। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इसमें यूपी है 80 में 62 सीटें, बिहार 40 में 17 सीटें, एमपी 29 में 28 सीटें, राजस्थान 25 में 24 सीटें, दिल्ली 7 में 7, हरियाणा 10 में 10, झारखंड 14 में 11, छत्तीसगढ़ 11 में 9 सीटें। बिहार में मैंने इसमें जेडीयू को अलग रखा है क्योंकि बिहार में पिछली बार 40 में से 39 सीटें एनडीए जीती थी, 1 सीट कांग्रेस को मिली थी, 17 सीटें जिसमें बीजेपी के कब्जे में थी, 16 जेडीयू और 6 सीट एलजेपी जीती थी। इसलिए मैंने उन दलों को अलग रखा है। मैं अभी सिर्फ बीजेपी की इसलिए बात कर रहा हूं कि बीजेपी 303 सीटें जीती तो बिहार से उसके हिस्से में इतनी आई। तो हम समझना चाहते हैं कि इस बार क्या कुछ हो सकता है इस इंडिया गठबंधन की मोर्चेबंदी के बाद। और अगर सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई, 350-400 ऐसी सीटें आ गई जहां एक बनाम एक बीजेपी या एनडीए और सामने इंडिया का कोई घटक दल, तो तस्वीर क्या हो सकती है। क्योंकि कई जगह ऐसा है कि अगर जो बीजेपी के वरक्स, जो पार्टियां जिनके वोट बिखरते रहे, 2 पार्टी या 3 पार्टी एकजुट होती है तो क्या वो भारी पड़ती है। इसको समझने की कोशिश करेंगे राज्यवार। तो योगेंद्र यादव जी शुरू करते हैं जरा यूपी से। कल हमने आखिर में यूपी का जिक्र किया था, आज यूपी से शुरू करते हैं क्योंकि यूपी में सबसे अधिक सीटें भी है और सबसे अधिक कॉम्प्लिकेटेड भी है। और बीजेपी की जमीन भी 2014 और 19 में देखें तो यूपी में बहुत मजबूत हुई है और क्षेत्रीय पार्टियों का एक अस्तित्व रहा है। एक समय में कभी बीएसपी सरकार में रही, कभी अखिलेश यादव सरकार में रहे। तो क्षेत्रीय पार्टियों की प्रयोगशाला भी और बीजेपी के लिए हिंदुत्व की प्रयोगशाला और बीजेपी की मजबूत जमीन जो आज की हकीकत है। तो यूपी से शुरू करते हैं योगेंद्र जी। और दर्शकों को बता दूं, कोई हम सेफोलॉजी नहीं कर रहे, कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं योगेंद्र यादव जी के भी हाथ में भी मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ हो सकता है, एक विश्लेषण। और साथ में ये भी कि 8 महीने में 8 बार नहीं 80 बार स्थितियां बदल सकती है राजनीति में। कभी भी आखिर वक्त में क्या होगा कुछ नहीं कर सकते। तो यूपी से शुरू करते हैं योगेंद्र जी। जो स्क्रीन पर तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं यूपी का, जिसमें बीजेपी 62 सीटें जीती, लगभग 50% वोट। और उसके बाद सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं बीएसपी को 10 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी 5, कांग्रेस को 1 सीट। और पिछली बार सपा और बसपा में गठबंधन था, उसका नतीजा हुआ कि 10 सीटें बीएसपी को मिली। उसके पहले 14 में बीएसपी 0 थी। लोग विधानसभा में भी बीएसपी का परफॉर्मेंस बहुत खराब हुआ, वोट शेयर 6% लगभग गिरा। तो यूपी में क्या देखते हैं, इस नई मोर्चेबंदी से क्या तस्वीर दिख रही है?
अजीत भाई, यूपी पे आने से पहले दो सामान्य बात कहना चाह रहा था। एक तो अच्छा हुआ आपने वैधानिक चेतावनी दे दी। मैं भी वो कह दूं कि देखिए, मैं कोई सेफोलॉजिस्ट वगैरह हूं नहीं, एक जमाने में किया करता था भविष्य बताने का काम। अब छोटा मोटा भविष्य बनाने का काम करता हूं, और इस वक्त देश में बीजेपी के चंगुल से देश कैसे मुक्त हो, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। बात मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता किसी भी दर्शक से, 1 मिनट के। अ, लेकिन ये भी साथ में कहना चाहता हूं कि राजनीतिक कार्यकर्ता भी ईमानदारी से काम कर सकता है और सच बोल सकता है, ये इस बात का भी थोड़ा विश्वास कीजिए। दूसरा, ये बहुत महत्वपूर्ण काम आप कर रहे हैं, गणित को सामने रखना, क्योंकि बीजेपी की चुनावी रणनीति यही है कि आप गणित को न देखें। वो जिसे हमारे कहते हैं ना, धूल में लठ मारना, इतनी धूल उड़ा दो कि उसके बाद मतलब किसको लठ पड़ रहा है, कहां पड़ रहा है। तो खेल ये है कि चुनाव शुरू होने से पहले ही बवंडर हो जाए, एक मतलब आपको साइकोलॉजिकल डिफीट पहले दे दी जाए। भाई आ गई, अब तो मोदी आएगा, मोदी आएगा, बस और तो कुछ नहीं आएगा, आएगा तो मोदी ही। ये हवा बना दो और मैच शुरू होने से पहले ही वॉक ओवर हो जाए, ये खेल। इसलिए मैं बार बार वही करता हूं जो आप कर रहे हैं। कोई भी जब मेरे से बात करता है, अरे भाई मोदी तो आएंगे, ये है वो है, तो मैं उसे कहता हूं अच्छा ऐसा क्यों नहीं करते, जरा आंकड़े लेके बैठ जाते हैं ना 2 मिनट के लिए, जरा देखिए। कल हमने जिन क्षेत्रों को देखा था, उसमें से कम 190 सीट की एक पट्टी है जो बंगाल से शुरू होती है, केरला तक जाती है, जो समुद्र के साथ जुड़ी हुई पट्टी है। उसमें आप पंजाब जोड़ दीजिए, ऐसे 1-2 छोटे राज्यों को जोड़ दीजिए। इन तमाम राज्यों में बीजेपी को पिछली बार सिर्फ 36 सीट मिला था, और जो कल हमने विश्लेषण किया था उससे स्पष्ट था कि यहाँ 36 का भी इस बार 26 होने की संभावना है बीजेपी, क्योंकि बंगाल में सीटें कम होंगी, क्योंकि बंगाल में बहुत स्थिति खराब हुई है। इसलिए बीजेपी की जो चुनौती है, ये सामान्य लोग समझ नहीं पाते हैं। बीजेपी को बची हुई 350 सीट में से 250 सीट जीतनी, ये टेढ़ी खीर है, आसान काम नहीं, किसी के लिए भी नहीं है। दुनिया के इतने बड़े इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के लिए ये मुश्किल काम है। और उसमें से अब आप फोकस कर रहे हैं उन 216 पे, जो बिल्कुल एक तरह से मुख्य सीटें हैं, जहां बीजेपी बहुत बड़ी जीत हासिल। बात उत्तर कल कहा था, उसी बात को मैं दोहराता हूं। मेरे विचार से विपक्ष इंडिया गठबंधन के लिए सबसे कड़ी चुनौती जिस एक राज्य में है, वो उत्तर प्रदेश है। मैंने किसी लेख में उसको अंग्रेजी का मुहावरा एकिलीज हील जो बोलते हैं, कि एक जगह जहां आपको सबसे बड़ी समस्या है वो उत्तर प्रदेश है, और कारण उसका आप स्क्रीन पे दिख रहा है। उत्तर प्रदेश अपने सहयोगियों के साथ मिला के कोई 51-52% वोट आया। अब जिस पार्टी का 51-52% वोट हो, उसके खिलाफ तक आप लगभग सब लोग इकट्ठा न कर लें और 51 आके 45 पे ना, तब तक कोई पार है नहीं। तो दो चुनौतियां कि बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसकी जो एक्सपीरियंस है वो कैसे कम हो, कैसे लोगों को वहां हकीकत। एक तरफ प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हुई है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को लीजिए, चाहे वहां कोविड की स्थिति को देखिए, चाहे वहां बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को देखिए, हर स्थिति में स्थिति खराब। लेकिन बीजेपी की स्थिति वहां बेहतर होती है, और ऐसी संभावना हमेशा रहती है कि बीजेपी की विधानसभा चुनाव में जो स्थिति है, उससे लोकसभा में थोड़ी बेहतर ही होगी। तो अगर पूरे देश में कोई एक राज्य है जिसको लेके बीजेपी आश्वस्त है, और एक राज्य नहीं है, 4 राज्यों के बराबर है, वो है उत्तर प्रदेश। और यहाँ सबसे जो काम का मामला है वो है ये, आप जो 19% वोट दिखा रहे हैं बीएसपी, सपा के हालांकि वास्तव में उससे ज्यादा है। 2 कारणों के साथ चुनाव आते तक अपनी स्थिति बहुत मजबूत की, और दूसरा पिछली बार तो सपा ने जानबूझकर वो सीटें बीएसपी जो कि जीतने वाली सीटें थी, और समझौते के तहत जानबूझ के वो सीटें स्वीकार की थी जो हारने वाली सीटें थी, सिवाय उनका एक जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग छोड़। तो सपा की कहीं बेहतर है जो इस ट्रैफिक में दिख रहा है, लेकिन इतनी बेहतर नहीं है। मान लीजिए सपा 30 पर भी, तब भी वो स्थिति ये नहीं है जिसके आधार पे बीजेपी को हराया जा सके। और भी देखिए, सपा की स्थिति
वैसी तो नहीं है जैसी आपके ग्राफिक में दिख रही है, ये 18% तो नहीं है। सपा की स्थिति इससे कहीं बेहतर है, दो कारणों से। एक तो ये कि पिछली बार भी सपा की स्थिति इससे बेहतर थी। वो तो सपा ने एक चुनावी समझौते में जानबूझ के वो सीटें एक्सेप्ट की थी जो कि हारने वाली सीटें, और जानबूझ के जीतने वाली सीटें को दी थी। तो सपा 2019 में भी इससे कहीं बेहतर स्थिति में थी, और उसके बाद विधानसभा चुनाव में एक प्रमुख विपक्षी के रूप में उभर के सपा की स्थिति बेहतर है। लेकिन मान लीजिए सपा आज 30% पे भी है लोकसभा चुनाव, तब भी वो नहीं। आप समझ लीजिए सपा आपने कांग्रेस को जोड़ दिया, कांग्रेस के यहाँ पे 6% दिख रहे हैं लोकसभा, विधानसभा में तो बहुत विधानसभा में लेकिन 2.5 के लोकसभा में आसपास हमेशा बढ़ जाता है। हमेशा लोकसभा में कांग्रेस का वोट थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसमें आप क्योंकि रालोद भी इस वक्त इंडिया अलायंस का हिस्सा है, तीनों को भी मिला ले तब भी तीनों मिलके क्या 35 पार कर पा रहे हैं? 35। तो ये कम से कम 40 पे पहुंचे और बीजेपी को 45 पे आना जाए, इनकी एक और उसमें बीएसपी, आप ये मान ले बीएसपी आज 5% पे खड़ी, 19 पे तो खैर तब भी नहीं थी, और विधानसभा से खराब हुई है, उसके बाद लगातार खराब होती जा रही है क्योंकि बीएसपी का वोटर भी ये स्पष्ट धारणा है कि बहन जी इस चुनाव के प्रति गंभीर नहीं है, किसी भी चुनाव के प्रति इस वक्त गंभीर नहीं दिखाई दे रही, तो बीएसपी कम है। लेकिन अगर बीएसपी कम होते होते भी 12-13% भी है, तब भी वो इनके लिए संकट का विषय है। और दूसरा, जो बीएसपी से 5-6% वोट छिटकेगा, क्या वो सपा की आएगा या कि ज्यादा बीजेपी की तरफ आएगा, ये बड़े संकट हैं। और समाधान जब तक नहीं हो तो केवल सपा, कांग्रेस और रालोद का गठबंधन मजबूत हो सकता है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के लिए वो काफी नहीं है। और इसमें कहीं ना कहीं दलित मतदाता को इस गठबंधन का हिस्सा बनाना, एक सामाजिक गठबंधन बनाना जिसमें या तो कांग्रेस ज्यादा मजबूती से दलित मतदाता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जो बीएसपी छोड़ के जा रहा है और सपा की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि स्वाभाविक सामाजिक कारण है, वो नहीं जा सकता सपा की तरफ, उसको क्या कांग्रेस अट्रैक्ट करके अपनी तरफ ला सकती है? सपा और कांग्रेस के इकट्ठे होने से मुस्लिम मतदाता की दुविधा खत्म हो जाएगी, वो जुड़ जाएगा। लेकिन जो अति पिछड़े हैं, जो इस वक्त कम से कम विधानसभा चुनाव में बहुत मजबूती से बीजेपी के साथ रहे, उनके एक हिस्से को आप कैसे लाएं? तो ये भी है। फिर उत्तर हालांकि चुनौती है, मगर ये ना मान लीजिए बीजेपी को हराने की जरूरत, बीजेपी 55 पे रोक तो ये पर्याप्त है लोकसभा में बीजेपी को बहुमत पे रोकने के लिए। तो चुनौती ये नहीं कि इंडिया अलायंस 50 सीट हासिल करे, 60 सीट हासिल करे, बीजेपी को शिकस्त दे दे। सन 1991 के बाद से तमाम चुनावों में जब बीजेपी जीतती थी तब उसको उत्तर 50, 52, 53 सीट, 52-53, 56 एक बार अगर उस पर पे भी रोक ले तब भी ये इंडिया कोएलिशन की, तो उनकी चुनौती है कि बीजेपी को 50 सीट पे कैसे रोका जाए। इतना कर लेते तो समझिए कि किला फतह है। अच्छा ये बताइए, कहीं गुंजाइश आपको लगती है कि मायावती ने जिस ढंग से 3 दिन पहले, जिस दिन इंडिया अलायंस की मुंबई में बैठक थी, बहुत ही क्लियरली कह दिया कि हम अकेले अपने चुनाव में जाएंगे और इंडिया अलायंस पर तमाम तरह के आरोप भी लगाए, कोई ऐसी गुंजाइश दिखती है अगले 8 महीने में कि मायावती और कांग्रेस या मायावती और सपा साथ आ जाए, जिस तरह की स्थिति 2019 में बन गई थी? दिल्ली के गलियारों में तमाम तरह की बातें की जाती हैं। ये भी कहा जाता है कि मायावती जी की तरफ से सिग्नल है। 2 तरह की बातें की जाती है। एक तो ये कि सिग्नल ये है कि जो फैसला लूंगी चुनाव के बहुत नजदीक लूंगी, मैं हैरान करूंगी सबको, आप चिंता ना करें, अभी से मुझसे मत कहिए, चुनाव की घोषणा हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं फैसला लूंगी। ऐसी बातें कुछ लोग कहते हैं। मेरा तो कोई डायरेक्ट संपर्क है नहीं, मैं तो सिर्फ उड़ती उड़ती बातें आपको बता रहा हूं। और दूसरा वो कहती है कि अच्छा 40 सीट मुझे दे दो फिर मैं बात करती हूँ।
अब देखिए उनकी परफॉर्मेंस के बाद, खासतौर पे विधानसभा चुनाव में उनकी परफॉर्मेंस के बाद 40 की हकदार तो बनती नहीं, किसी तरह से नहीं बनती। पिछली बार भी जो हुआ वो सपा के लिए बहुत फेयर नहीं था, और इस बार तो संभव है, पिछली बार जो उनको 38 सीट दी गई थी, उनकी अपनी परफॉर्मेंस से, खासतौर पे विधानसभा और उसके बाद की स्थिति के बाद से, तो वो उसमें से शायद 30 की हकदार भी नहीं बनती है। तो इन लोगों को कैसे दिखाया जाएगा? अभी भी ये बात सही है, मायावती जी इस चुनाव में बिल्कुल बाहर रहती हैं, और अगर जो उनके 10 सांसद, इस 10 में से मान लीजिए अकेले लड़ेगी तो एक नहीं जीतेगा, एक आधा जीतेगा। ये तो मायावती जी नहीं चाहेंगी, और एक तरह से उनके लिए राजनीतिक पटाक्षेप हो जाएगा, और उस स्थिति में वो ईडी और आईटी के लिए और ज्यादा वल्नरेबल बन जाएगी। जब तक मायावती जी राजनीतिक रूप से प्रासंगिक रहती, तब तक कोई भी पार्टी में ईडी आईटी के माध्यम से तंग करने से डरेगी। जिस दिन ये हो गया कि अच्छा उत्तर प्रदेश राजनीति के लिए तो वो अप्रासंगिक हैं, तब तो वो और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। तो एक राजनीतिक समझदार नेता के तौर पे अभी भी उम्मीद की जानी चाहिए कि वो इस चंगुल से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ कदम तो उठाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगी, लेकिन उनके भरोसे रहकर कोई रणनीति बनाना बहुत समझदारी का काम नहीं होगा उत्तर प्रदेश के। एक सवाल यूपी पर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, और दर्शकों को बता दें चूंकि कल यूपी पर हम कल के वीडियो में आखिरी दौर में बात कर चुके थे, इसलिए बहुत बातें कल भी हो गई थी। फिर भी एक सवाल जहां कल योगेन जी ने बोला था और मैं कुछ पूछता, उससे पहले वो एपिसोड हमें कल खत्म करना पड़ा। एक चीज जो बीजेपी नेताओं को लगता है आज की तारीख में, कि जैसे 2014 के चुनाव में 71+2 मतलब 71+2 71 बीजेपी, 2 अपना दल, 73 सीट्स बीजेपी जीती थी, 80 में बीएसपी 0 थी, तो 2 कांग्रेस थी, 5 सपा थी। अब बीजेपी के नेताओं को लगता है, और बहुत सारे ऐसे विश्लेषक भी बात करते हैं, कि भाई आज की तारीख में हो सकता है बीएसपी 10 से 0 हो जाए, 0 to 2 हो जाए, क्योंकि सपा बसपा के गठबंधन ने उसको 10 सीटें दिलाई और विधानसभा में 13% के आसपास वोट, तो वोट उसका डाउन हुआ 6, 7, 8% जो भी कहें। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी गेनर हो सकती है यूपी में, जो बीएसपी का लॉस होगा, और अगर इसी दिशा में चुनाव हुए जैसे अभी हो रहे बिना किसी गठबंधन के, तो बीजेपी फिर गेनर हो सकती है 2014 की तरह। बीजेपी का गेम प्लान यही है, बीजेपी का सपना यही है। बीजेपी का सपना ये है कि एक तरफ बीजेपी लड़े, साथ में छुटपुट दल जो 1-2 ले लेते हैं वो, और उसको 50% से ज्यादा वोट आए, 50, 51, 52 आए, और दूसरी तरफ बीएसपी अलग चुनाव लड़े, और अलग चुनाव लेके वही 10-12%, 13% वोट लाएगी, और 0 या 1 सीट आएगी। और तीसरी तरफ सपा, कांग्रेस और रालोद का गठबंधन यदि 35% वोट भी हासिल कर लेता है, तो बीजेपी की सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। और वैसी स्थिति में बीजेपी का एक ड्रीम सीक्वेंस है, मतलब ये जो बीजेपी का मूल्यांकन जिसको कहा जाता है, मूल्यांकन नहीं, उनका सपना है। सपना यही है कि कांग्रेस, सपा और रालोद कुल मिला के 35% के नीचे रह जाए, और बीजेपी 50% के ऊपर हो, और 10-12% की मालिक सब बसपा बाहर हो खेल से। तो ऐसे में तो जाहिर है 70 पार हो ही सकता है, उसमें कोई बहुत हैरानी की बात नहीं। अगर ये डिवीजन वोट्स का रहेगा तो जाहिर है बीजेपी को 70 सीट मिल सकती है। चुनौती इंडिया कोएलिशन के पास ये है कि वो 35% से ऊपर पहुंचे और बीजेपी को समेटे। अगर ये होता है तब भी बीजेपी आगे रहेगी, लेकिन तब 50-52 सीट बीजेपी की आती है। तो चुनौती है, और इंडिया अपना जो वर्तमान सपा, कांग्रेस वालों, उससे कहीं आगे बढ़ना होगा। या तो बीएसपी में किसी तरह का, बीएसपी का कोई धड़ा हो जो कि इसको आके जुड़े, क्योंकि बीएसपी के अंदर काफी इस वक्त परेशानी है, काफी सुगबुगाहट है, और जाहिर है बीएसपी के नेता इस तरह की मायावती भी भले ही मान ले कि हाँ आप मुझे नहीं करना, आप मुझे केवल आईटी ईडी से ही बचना है, लेकिन जो बीएसपी का कार्यकर्ता है, बीएसपी का नेता है, बीएसपी का सांसद है, वो तो नहीं चाहेगा कि वो सीधे सरेंडर कर दे। तो या तो बीएसपी का कोई एक धड़ा, एक हिस्सा आके इंडिया के साथ जुड़े, या फिर इंडिया एक नया सामाजिक गठबंधन, कांग्रेस बहुत एग्रेसिवली जो उसका पुराना वोट हुआ करता था, दलित वोट और लोअर ओबीसी वोट, उसको गेन करे। इस दोनों के अलावा कोई और रास्ता है नहीं इंडिया के पास। सबसे कठिन स्टेट यूपी है। चलिए, तो
यूपी चूंकि हम लोग कल भी बात कर चुके थे, और ऐसे अभी से 8 महीने में शायद 10 बार और बात करें, 15 बार, बहुत स्थितियां बदलेगी। और यूपी में जैसा कि योगेंद्र यादव भी कह रहे हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और जो अभी की स्थिति में बीजेपी को एज है। अगर वोट शेयर की बात करें तो लगभग 50% वोट बीजेपी ने हासिल किए, और बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर राजभर को साथ लेकर आ रहे हो, दारा सिंह चौहान को ले आ रहे हो, तो बहुत सारी कोशिशें भी बीजेपी फिर से कर रही है। वो छोटी पार्टियां जिनकी 2 जिले 3 जिले में जिनका असर है, लेकिन एक जातीय आधार है, जो बीजेपी नेताओं को गाली देकर जो नेता बाहर चले गए उन्हें भी मान मनमार करके जो 38 दलों का नया गठबंधन बना है उसमें साथ बीजेपी लेकर आई है। तो यूपी पर बात करते रहेंगे, बहुत सारी पेचीदगी है उसमें, एक मायावती का एक एंगल है, क्या होगा दिखता है, आगे दिखेगा। अब हम आते हैं बिहार पर। बिहार बहुत अहम है। जो स्क्रीन पर हम बिहार के नंबर आपको दिखाएंगे, 40 सीटें बिहार में हैं, जिसमें पिछली बार 39 सीटें एनडीए को मिली थी, जिसमें एक सीट सिर्फ कांग्रेस को मिली थी, 0 रह गई थी आरजेडी। 39 में 17 बीजेपी, 16 जेडीयू, 17-17 पर दोनों दल लड़े थे, और 6 सीट एलजेपी। स्ट्राइक रेट देखें तो बीजेपी जितनी लड़ी उतनी जीत गई। तो ये स्थिति बिहार में थी। मैंने जो स्क्रीन पर बिहार का नंबर दिया उसमें सिर्फ बीजेपी का नंबर है, जेडीयू को मैंने हटा दिया है, इसलिए कि जेडीयू आरजेडी के साथ है। दूसरी चीज, हम अभी 303 जो बीजेपी के नंबर है, मैं उसी को बेंचमार्क मान के अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि 303 में से बीजेपी कितनी कम होगी। बहुत सारी जो थीसिस है, आकलन है, थ्योरी है, उसमें यह भी है कि बीजेपी 50-60 अगर कम हो जाएगी, 70 कम हो जाएगी, तो मोदी ऐसे ही सत्ता से बाहर जाने की स्थिति में होंगे। क्या होगा देखते हैं। चलिए, तो बिहार, योगेंद्र यादव जी स्क्रीन पर बिहार है। अजय भाई, हम 2019 की स्थिति देख रहे हैं। उसमें शुरुआत हम इस बात से करें कि कायदे के विश्लेषण के हिसाब से देखें तो बीजेपी को जो 23%, 23.5% वोट दिखाया जा रहा है, सही बोले तो बीजेपी 2019 में भी इससे कुछ ज्यादा की हकदार थी, क्योंकि जेडीयू को उन्होंने बहुत सीट दिया था। जेडीयू का दरअसल समर्थन वहां था नहीं उस वक्त जितना उसको दिया गया था। तो जो हमें 22% वोट जेडीयू का दिख रहा है और कोई 23.5 बीजेपी का दिख रहा है, मैं मान के चलता हूं कि बीजेपी का 25-26 था उस वक्त वोट, और जेडीयू का कोई 18-20 के करीब ही रहा होगा। 15% वोट हमें दिख रहा है 2019 के चुनाव में। आरजेडी उससे कहीं बेहतर स्थिति में तब भी थी, अब भी है, तब केवल 19 सीट लड़ी थी, उसकी वजह से कम दिख रही है। आरजेडी कम से कम वोट की हकदार है। आज की स्थिति में जब आरजेडी साथ आ गए, आगे लेफ्ट वहां कांग्रेस को यहाँ 7%, 8% वोट दिख रहे हैं। ठीक अनुमान लगाए तो शायद कमजोर पार्टी थी। अब स्थिति कांग्रेस की थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन उस वक्त कांग्रेस थोड़ा कमजोर था। तो कुल मिला तो ये जो महागठबंधन है, ये कम से कम 45% वोट से शुरू करता, जेडीयू 20 के बीच में, आरजेडी में मानता हूं इसकी भी पार्टी, कांग्रेस को अगर आप 5% का हकदार भी माने, और लेफ्ट पार्टियों को 2-3% का, और वहां पे बड़ी पार्टी में माले है सीपीआई-एमएल, उन सबको यदि आप माने तो वो कम से कम 45 की हकदार है, 45% वोट से शुरू कर। और बीजेपी अगर आप उस वक्त 25-26% था, और 5-7% छोटे एलजेपी को भी उन्होंने ज्यादा जगह दी थी, एलजेपी वापस उनके साथ जुड़ी है, और कुछ और छोटी पार्टी बीजेपी जोड़ देगी, मैं मान के चलता हूं चुनाव से पहले 1-2 छोटी पार्टियों को वो जोड़ देंगे, तो बीजेपी कहीं 35। तो जब मैंने पहली बार महागठबंधन और बीजेपी की तुलना की ये नया अलायंस बनने के बाद, तो मुझे लगा कि ये तो कोई मुकाबला ही नहीं है। 45% पे वो खड़े हैं और ये खींच पींच के एनडीए 35 से ऊपर नहीं है। तो आपको सच बताऊं तो जब मैंने पहली बार अनुमान लगाया, आज से कोई साल भर पहले, ये जब नया गठबंधन बना उसके बाद, महागठबंधन बनने के बाद, तब तो मैं सोच रहा था कि पटना की सीट को छोड़ के बीजेपी कहां जीतेगी, ये स्थिति दिखाई दे रही थी, और लग रहा था कि अच्छा ये 7-8 सीट ले जाएगी। तो जो 39-1 का आंकड़ा पिछली बार था, यानी कि 40 में से 39 बीजेपी और उसके सहयोगियों को मिली थी, वो स्थिति लगभग पलटती हुई दिखाई दे रही थी तब। लेकिन यहां ये भी कहना होगा कि पिछले कुछ महीनों में
बीजेपी ने बहुत मेहनत के साथ उस स्थिति को बदला है। पिछले कुछ उपचुनाव जो हुए, उनमें स्थिति महागठबंधन की उतनी मजबूत नजर नहीं आती जितनी कागज पे नजर आती है। तो इसका मतलब है कि महागठबंधन को ज्यादा काम करना होगा, ज्यादा मजबूती से काम करना होगा। बीच बीच में ये सब कयास भी चलते कि अच्छा नीतीश कुमार यहाँ पे रहे कि नहीं, लेकिन मुंबई की मीटिंग के बाद और नीतीश कुमार का जो एक मुद्रा थी, उससे लगभग स्पष्ट है कि अब ये गठबंधन कम से कम अगले विधानसभा चुनाव तक चलेगा। लोकसभा एक गठबंधन मूलतः तो विधानसभा के लिए बना है, विधानसभा चुनाव तक चलेगा। और अगर ऐसा है तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि महागठबंधन को बढ़त है। क्या बढ़त वैसी 2019 में मिली थी, अब वैसा नहीं लग रहा, मगर फिर भी मैं समझता हूं 40 में से आज की तारीख में महागठबंधन कोई 25-30 सीट के करीब तो ला ही रहा। जब तक महागठबंधन के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी का ये है कि बीजेपी तमाम लोअर ओबीसी को जोड़ना चाहता है। जो हम बिहार का तो बीजेपी के साथ खड़ा है, वो तो हमेशा बिहार में अग्रे पिछड़े की लड़ाई, लेकिन इसके अग्रे पिछड़े की लड़ाई बीजेपी अति पिछड़े को जोड़ना चाह रही है। अगर राजद और जेडीयू कोशिश करके, और यही उनकी चुनौती है कि क्या वो अपने कुछ चंद उन समुदायों तक सीमित रहेंगे जो उनके परंपरागत वोट हैं, या कि वो उसका विस्तार करके अति पिछड़ों को एक स्थान और सम्मान देंगे। बिहार और उत्तर प्रदेश में एक बुनियादी अंतर है, आप तो जानते ही होंगे इसके बारे में अमित भाई, वो ये कि जिस तरह सपा उत्तर प्रदेश में केवल और केवल यादव, मुस्लिम और थोड़ा सा संपन्न जातियों की पार्टी है, और उत्तर प्रदेश में दलित वोट लगभग के बराबर है। बिहार में वो स्थिति नहीं। राजद जो है वो गरीबों और उसको दलित में वोट मिला है, यादव मुसलमान के बाहर उसको दलित में भी वोट मिला है। तो बिहार में क्या इंडिया सचमुच खासतौर पर उसके साथ माने भी जुड़ गई है, तो सचमुच गरीब गुरबा की पार्टी बन पाएगी? और अगर वो बनती है और बड़े पिछड़े, तो महागठबंधन काफी भारी पड़ेगा। इसकी संभावना आज की तारीख में दिखाई देती है। तो उस हिसाब से जो आपने कहा कि उस हिसाब से ऐसी स्थिति बन सकती है कि 40 में से आपने कहा कि 25-30 सीटें भी महागठबंधन बिहार में हासिल कर सकती है। तो अगर मैं बीजेपी की नंबर देखूं तो 17 में से बीजेपी मतलब 2, 4, 5, 7 सीटें कम हो सकती है। जी, बीजेपी की अपनी सीट कम भले ही ना हो, जो उनका जो गठबंधन है, पिछली बार गठबंधन में बीजेपी काफी सीट गठबंधन को दे दी थी बीजेपी ने। तो अगर जैसा हम जो ओवरऑल चीज देख रहे हैं कि अगर महागठबंधन 25-30 सीट लाता है तो जाहिर है बीजेपी की 2-5 सीटें तो कम होंगी, और अगर 30 के करीब लाता है तो बीजेपी की सीट आधी भी हो सकती है। तो दोनों तरफ से बीजेपी को खतरा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी भी महागठबंधन बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए, अब राज्य, चूंकि मैं फिर दर्शकों से बताऊं कि एक स्टेट में इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, अलग अलग रीजन के हिसाब से, कास्ट एंगल, जातीय समीकरण, पार्टियों का अपना वोट बैंक, कि एक स्टेट पर भी आप 2 घंटे बात कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इसमें कई स्टेट है, इसलिए संक्षिप्त हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे काउंटर सवाल इस पर हो सकते हैं जो आगे हम लोग बात करते रहेंगे, जैसे जैसे वहाँ सियासी जो समीकरण में बदलाव आएगा, बात करते रहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम एमपी पर। अब जो कुछ राज्यों की जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें एमपी है, जिसमें छत्तीसगढ़ है, जिसमें राजस्थान है, जहां खासतौर से अगले 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ये वो राज्य हैं जहां बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, सीधे कांग्रेस बनाम बीजेपी, छिटपुट कुछ जगह मान लीजिए सपा अगर चाहे बुंदेलखंड इलाके में या कहीं, लेकिन ऐसे लार्जली हम यही मानते हैं सीधे डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है। और यहां बहुत जरूरी है कि कांग्रेस जो ड्राइविंग सीट पर है इंडिया मोर्चे के बीच, जिसके सबसे अधिक नंबर हैं, 52 पिछली बार सीटें जीती, ये अलग बात है, 44 जीती थी 14 में,
अब यहां कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत मायने रखता है, क्योंकि यहां 1 वर्सेस 1 में कुछ अचीव नहीं कर रहे हैं भाई। जहां 3 पार्टियां, वहां आपने कुछ सेट किया कि भाई 2 हटके 1 लड़े, तो उनके 8%, उनके 5% आपको जुड़ के 13-16% एक्स्ट्रा हो सकते हैं। यहां ऐसी स्थिति नहीं है। तो एमपी पर आते हैं। एमपी को कैसे देखते हैं इसके साथ कि 2018 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में फर्क आ गया कि जहां एमपी में बीजेपी हार भी गई, 2019 के लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने के बाद, 4-5 महीने बाद, बीजेपी ने 28 सीटें जीत ली 29 में से, और 58% वोट। योगेंद्र जी, 2018 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस और बीजेपी का वोट शेयर मध्य प्रदेश में लगभग बराबर था। लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते बालाकोट और उस सब के बाद, पुलवामा बालाकोट के बाद तो एकदम जमीन पलट गई। अब आप देखिए कितना अंतर है, 24% वोट का अंतर हो गया था। तो जाहिर है उसके बाद तो चुनाव बिल्कुल एक औपचारिकता रह जाती है, 20% से ज्यादा जब अंतर हो सीधे लड़ाई में। तो यहां दोहरी चुनौती है। पहली चुनौती तो है जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसकी। मेरी अपनी समझ ये है, फिलहाल जितने भी सर्वेक्षण वगैरह दिख रहे हैं, और मैं वहां घूमा भी हूं, गया हूं, कांग्रेस को एक स्पष्ट बढ़त है इस वक्त विधानसभा चुनाव से। पिछली बार जो लगभग बराबर वोट आया था, मेरी समझ में इस वक्त बराबरी की स्थिति नहीं है। इस वक्त कांग्रेस वोटों में हो सकता है 4-5% आगे चल रही हो बीजेपी से, और ऐसे में कांग्रेस चुनाव जीतेगी, सरकार बनाएगी। इसी की संभावना सबसे ज्यादा इस वक्त दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में। बाकी तो अगले 4 महीने में क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी कि कांग्रेस जो विधानसभा में वोट लेती है, क्या उसको लोकसभा में जा सकती है? और बार बार कई राज्यों में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव तो गंभीरता से लड़ती है, क्योंकि वहां लोगों की मिनिस्ट्री दिखाई देती है, मंत्रिमंडल दिखाई देता है, और एक जीतने की भूख के साथ लड़ती है। लेकिन उसी प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो उसका कोई वाली वारिस नहीं, कोई माई बाप नहीं, जाके लड़ लो, जो जिसने करना है कर। अगर वो हुआ तब तो बहुत बुरी स्थिति होगी। लेकिन मैं समझता हूं आज की तारीख में कांग्रेस के पास ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 सीटें छीनने का मौका बिल्कुल स्पष्ट रूप से है, क्योंकि इस वक्त मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार में लोगों के मन में एक अब वो आ गया, बस 20 साल हो गए बस, वो है। और खास तौर पे गरीब लोगों में, किसान में, सब में भाजपा के प्रति इस वक्त असंतोष है, जिसके जवाब में शिवराज सिंह चौहान बहुत खुल के रेवड़ियां बांट रहे हैं। और मजे की बात यह है कि दिन रात रेवड़ियों पे परेशान टीवी चैनल उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। खैर ये सब अलग विषय है, लेकिन वो खूब रेवड़ियां बांट रहे हैं, गांव को ये भी दिया, वो भी दिया, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उस सब के बावजूद शायद कोई भी राजनीतिक विश्लेषक इस बात से सहमत होगा कि पास काफी बड़ी बढ़त है। तो पहला तो कांग्रेस अपनी विधानसभा की बढ़त को बनाए रखे और विधानसभा में स्पष्ट जीते। नंबर 2, अगर उनकी सरकार बनती है तो फिर उसको जम के उस सरकार की पूरी अपनी क्षमता को, यानी कि एक विजयी पार्टी की क्षमता को पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के जो इसकी बात नहीं, अगर ऐसा करती है तो कांग्रेस को 10 से 15 तक सीट छीनने की वहां पे संभावना है। एक मैं यहां और कर दूं, बसपा मध्य प्रदेश में वैसे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, 2.5%, लेकिन विधानसभा जो पूरी पट्टी है, ये पट्टी ग्वालियर से शुरू होती है और वहां रीवा सतना तक, ग्वालियर भिंड मुरैना वाला जो इलाका है, ग्वालियर भिंड मुरैना से शुरू होते हुए इधर आप छतरपुर को लीजिए, वहां से पन्ना सतना रीवा तक चले जाइए, जो बिल्कुल उत्तर प्रदेश को छूती है। यहाँ के इलाकों में बीएसपी को आज भी 10-15% वोट है हर कॉन्स्टिट्यूशन में, जीतते नहीं है। और दलित वोटर में आज भी हाथी है उसका वोट, अब वहां भी ये वोट छिटक रहा है। तो ये जो बीएसपी से छिटकने ये विधानसभा के लिए, क्या कांग्रेस उसको अपनी तरफ ला पाएगी, ये एक चुनौती है। तो खैर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती है विधानसभा के वोट को लोकसभा तक ले जाना, ये आज की सबसे बड़ी चुनौती। मगर यहाँ पे
विपक्ष को यानी कि कांग्रेस को कम से कम आधी सीट का मतलब 15 का तो लक्ष्य ही चाहिए। मैं मान के चलता हूं कि बीजेपी खराब से खराब हालत में भी वहां 14-15 सीट ले जाएगी, लेकिन कांग्रेस 14-15 के लिए संघर्ष करेगी या नहीं, ये देखने की बात है। चलिए, तो फिर मैं कह रहा हूं दर्शकों से बहुत सारे लोगों को लगेगा इसमें काउंटर सवाल। मैं अभी काउंटर सवाल ज्यादा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि कई राज्यों को एक बार हम सरसरी तौर पर भी बात करें, शुरुआती है, बाद में कई बार हम लोग इस तरह की बातचीत करेंगे। हाँ, मध्य प्रदेश बहुत अहम इसलिए है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 3 राज्य, क्योंकि बीजेपी का स्ट्राइक रेट जबरदस्त था 2019 में, और ये वो राज्य है जहां कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि अगर कांग्रेस इंडिया मोर्चे में अहम घटक दल है तो कांग्रेस के कंधे पर जिम्मेदारी है कि आप रैली में, भाषण में, मंच पर आकर कहते हैं मोदी को हरा देंगे, तो यहां आप क्या परफॉर्म करते हैं लोकसभा में, बहुत मायने रखता है। और ये हिंदी बेल्ट भी है, बहुत सारे फैक्टर है। तो अब मध्य प्रदेश के बाद हम आगे दूसरे राज्य में चलते हैं, राजस्थान। क्योंकि राजस्थान भी बहुत अहम है। राजस्थान में हर 5 साल पे सत्ता बदलती है, रवायत कहें, परंपरा कहें, जो भी कहें, और अभी चुनाव है, वहां भी 4 महीने बाद अंदरूनी संघर्ष था सचिन पायलट और अशोक गहलोत का, जो लगातार चलता रहा था। थोड़ा लगता है उसमें एक तरह से विराम दिखता है, लेकिन बीजेपी के बीच भी इंटरनल फाइट है। लेकिन सबसे बड़ी बात, राजस्थान में 25 की 25 सीटें एनडीए ने जीती, जिसमें 24 बीजेपी जीती। इसलिए स्क्रीन पर हम सिर्फ बीजेपी के नंबर दिखा रहे हैं। अब 24 सीटें उस राजस्थान में जहां विधानसभा में बीजेपी हार गई। तो राजस्थान को कैसे देखते हैं? और राजस्थान दिल्ली से सटा हुआ है, और जैसा कि मैंने कहा, बहुत अहम है कि आप वहां रीजनल पार्टियों से तो समझौता करके कुछ सीट एडजस्टमेंट करके 1 वर्सेस 1 करेंगे। यहां पहले ही 1 वर्सेस 1 है, क्योंकि स्क्रीन पर देख रहे हैं 58% बीजेपी और 34% कांग्रेस, बाकी कोई है नहीं। बीएसपी 1% लोकसभा में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये सारा देश का वो इलाका है जहां गठबंधन का कोई खास प्रश्न है ही नहीं। यहाँ तो बस कांग्रेस खुद अपने आप से समझौता करके चुनाव लड़ ले और कायदे से लड़ ले, केवल उसी की चुनौती। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश जैसे एक तरफा चुनाव था, हालांकि उससे कुछ ही महीने पहले राजस्थान में कांग्रेस चुनाव जीत चुकी थी, वोट उसके ज्यादा थे बीजेपी से, उसके बावजूद पूरी तरह से एक तरफा चुनाव हुआ, सब कुछ खत्म हुआ। उसके बाद से स्थिति क्या है? फिलहाल राजस्थान का कोई सर्वेक्षण वगैरह तो अभी नहीं आया है, लेकिन कांटे की संघर्ष, कांटे का संघर्ष है। वैसे आप सही कह रहे हैं, राजस्थान के पिछले कई सालों से सिस्टम यही है कि एक बार जीतते हैं, एक बार हारते हैं, और अशोक गहलोत जी का एक तरह से वो रहा है कि वो अच्छी सरकार चलाने के बावजूद वो हारते रहे, 2 बार वो ऐसा कर लेते हैं। इस बार 2-3 चीजें आती हैं। पहला, सरकार ने कई ऐसी स्कीम, एक नहीं कई ऐसी स्कीम लागू की है जो कि नीचे लोगों तक पहुंची है, खासतौर पे स्वास्थ्य। हम पूरा देखते नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य सवाल पे राजस्थान सरकार ने जो किया है वो पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। और उसके चिरंजीवी योजना है शायद, चिरंजीवी योजना जी जो उनकी है, और कई अब तो नए कानून भी लेके आए हैं गिग वर्कर्स के लिए, पूरे देश का पहला कानून आया है। सूचना की दृष्टि से भी तो कई चीजों में राजस्थान ने बहुत अच्छा काम किया। सवाल यह है कि क्या वो एक राजनीतिक लाभ उससे कांग्रेस को मिल सकेगा? पहले सबका ध्यान अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई पे रहता था, और इसके लिए कांग्रेस के नेतृत्व को इसका तो श्रेय दिया जाना चाहिए कि इस लड़ाई को, जिससे लग रहा था कि चुनाव तो बिल्कुल इस एक लड़ाई की वजह से ही चला गया, कांग्रेस नेतृत्व ने उसको तो एक हद तक काबू में किया है पिछले कुछ महीनों में। और जैसा आपने इशारा किया कि अगर कांग्रेस में गहलोत बनाम पायलट है, तो उधर बीजेपी की घमासान इससे कोई कम नहीं है। बीजेपी की घमासान जिससे तो ज्यादा ही है। वहां जो वसुंधरा राजे जी को लेकर घमासान चलती है, तो वो तो घमासान इधर भी है। बहुत सारे ग्रुप है वहां पे। ये घमासान इधर भी है, घमासान उधर भी है। सरकार का क्रेडिबल रिकॉर्ड है, तो इसलिए एक गंभीर चुनाव होने की संभावना है। उतना एक तरफा चुनाव नहीं है जैसे हर बार लगता था कि अच्छा रूलिंग पार्टी है, इस बार तो हारे ही हारेगी। इस बार राजस्थान में वो स्थिति नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की। उसके लिए 2 बातें हैं। पहला तो वही जो मैंने मध्य प्रदेश में भी कहा कि कांग्रेस अपनी विधानसभा की परफॉर्मेंस को लोकसभा में रिपीट कैसे करे,
पिछली बार बालाकोट और ये स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक का मामला था। इस बार उम्मीद करते हैं कुछ नहीं होगा। उस वक्त राहुल गांधी की छवि थी और आज राहुल गांधी की छवि जो है उसमें काफी फर्क हुआ है। राजस्थान में एक और इसको हमें देखना चाहिए, वो है कि राजस्थान का जो आदिवासी बीच में सिर्फ थोड़ा सा सिर्फ जोड़ूंगा कि बालाकोट का असर जरूर हुआ। ऐसा माना जाता है कि छवि खराब हुई या नॉन परफॉर्मेंस या 6 दिन की प्रॉब्लम या महंगाई, बेरोजगारी, लोगों में नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी, वो असर नहीं हुआ क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट ने एक यूफोरिया नेशनलिज्म का और जो भी क्रिएट किया, ठीक है, उसका असर बहुत जगह हुआ होगा। तभी बीजेपी 272 पार करके 303 चली गई, कम होने की बजाय और 25-30 सीट बढ़ गई। लेकिन राजस्थान की बात करेंगे योगेंद्र जी, तो 2014 में भी बीजेपी को 25 में 25 सीटें मिल गई बल्कि, और कांग्रेस 0 रह गई थी। जी 2024 में 2014 में तो बीजेपी को डबल एडवांटेज था। वो विधानसभा चुनाव में भी अच्छा किए थे, उसके बाद आगे भी अच्छा कर रहे थे। और ये बात सही है कि पूरा उत्तर पश्चिमी भारत बीजेपी के लिए एक तरह का गढ़ बन गया है। और बीजेपी ने जो एक राष्ट्रवाद, हिंदू और दुनिया में भारत की छवि के नाम पे जो एक मिथक गढ़ा है, उसका सबसे बड़ा अगर कोई शिकार उत्तर पश्चिमी भारत है। और इस लिहाज से राजस्थान में चुनौती रहेगी। और इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ कांग्रेस ज्यादा नहीं, केवल 10 सीट का लक्ष्य रखे। 25 में से 10 सीट अगर कांग्रेस को आ जाती है, और इतना तो लक्ष्य रखना ही चाहिए। और वो करने के लिए कांग्रेस को जो राजस्थान का जातीय गणित है उसको ध्यान से और उसमें जो अंचल है, एक नई राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ है। अजीत जिस तरह से 80 के दशक के अंत में और 90 की शुरुआत में दलित राजनीति और पूरे देश में एक नया दलित कार्यकर्ता पैदा हुआ था, आत्मविश्वास में आया था, कुछ वैसा ही इस वक्त राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी कार्यकर्ता में हो रहा है। वहां आदिवासी राजनीति, अब क्या कांग्रेस उस करवट के साथ जुड़ पाएगी? नए आदिवासी उभार का कांग्रेस एक चेहरा बन पाएगी, या कि कांग्रेस एक पुरानी थकी हुई आदिवासी नेतृत्व के साथ चिपकी रहेगी? ये एक चुनौती है। अगर वो करती है तो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में, चाहे, क्योंकि अगर आदिवासी वोट आपके साथ है, दलित वोट आपके साथ है, तो उसपे ये जो राष्ट्रीय लहर होती है, राष्ट्रवाद के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, उसका अपेक्षाकृत बहुत कम असर इन तबकों में पड़ता है। तो कांग्रेस इन तबकों को दोबारा हासिल करने के लिए, और खासतौर पे दक्षिणी राजस्थान का जो आदिवासी पट्टी है, जो उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये वाली जो पट्टी है, इस पट्टी में कांग्रेस क्या कर पाती है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। अगर कांग्रेस करती है तो मैं समझता हूँ कांग्रेस को कम से कम 10 जीतने का लक्ष्य 2024 में जरूर रखना चाहिए राजस्थान से, और ये असंभव नहीं। चलिए, ये योगेंद्र जी का अपना ये है कि 10 सीट कांग्रेस का लक्ष्य रखना चाहिए। सवाल उठता है कि कांग्रेस क्या 10 सीट राजस्थान में और ऐसे ही कोई 10 सीट एमपी में बीजेपी से झटक पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। अगर हम देखेंगे 2014 और 2019 के चुनाव, तो 14 में भी बीजेपी को लगभग 55% वोट मिले, और 19 में तो जाहिर है बीजेपी का वोट शेयर लगभग 3% बढ़ गया। लेकिन थोड़ा और पीछे जाते 2009 में, तो ऐसी भी स्थिति थी कि कांग्रेस 25 में से 20 सीटें जीती और 37% वोट मिले। लेकिन एक तरफ कांग्रेस का वोट लगभग 14% घट जाना, और 2009 के मुकाबले उतना ही वोट लगभग बढ़ जाना, उससे ज्यादा, बल्कि 18 से 20% वोट बीजेपी का बढ़ जाना बहुत आम है। अब क्या होगा देखते हैं। मैं फिर कहूंगा, बहुत ज्यादा काउंटर क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम समय समय पर करते रहेंगे। अभी हम एक सरसरी तौर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, जो एक कॉम्प्लिकेटेड है। छोटा स्टेट है, सिर्फ 7 सीटें हैं, दिल्ली उसका नाम है, देश की राजधानी है। दिल्ली में जिस ढंग से एलजी और केजरीवाल लड़ते रहते हैं, उनकी बहुत सारी कहानियां आप सबके सामने आती हैं। और आम आदमी पार्टी जब बनी थी, उसके फाउंडर, सदस्य और उस जो अन्ना आंदोलन का एक चेहरा योगेंद्र जी भी थे। लेकिन दिल्ली इस मायने में अहम है कि 7 में 7 सीटें दिल्ली बीजेपी
जीती तब जब अरविंद केजरीवाल को 67 सीटें मिल गई थी विधानसभा में तब भी, और दूसरी बार भी जब 62 सीटें। एक तरफ रॉकेट की तरफ केजरीवाल ने विधानसभा पर कब्जा किया, एकदम डेसिमेट जिसको करना होता है, बीजेपी डेसिमेट हो गई, लेकिन लोकसभा में 7 सीटें। अब केजरीवाल और कांग्रेस का साथ आना, पिछली बार भी बात हो रही थी कुछ एडजस्टमेंट 4-3-5-2, तो दिल्ली में क्या तस्वीर दिखती है? ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं वो अपनी कहानी अपने आप बयां करते हैं कि जिस एक तरफा तरीके से आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव जीता, उसी एक तरफा तरीके से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव जीता। यहां 2 आंकड़ों पे आप गौर कीजिए। पहला तो ये कि बीजेपी विपक्ष के वोट के डिवीजन की वजह से नहीं जीत रही। बीजेपी के पास 56% वोट है, तो क्या विपक्ष कर लेगा? सारा विपक्ष इकट्ठा भी हो जाता तब भी 7-0 का ही आंकड़ा रहता। और दूसरा यहां गौर कीजिए कि यहां कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट, परफॉर्मेंस। बीच में एक सेकंड आवाज गई थी। आपने कहा कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट है, बीच में आवाज गई वहां से। जी। नोट कीजिए कि यहां हम आमतौर पे आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस को उसकी विधानसभा परफॉर्मेंस से देखते हैं और कांग्रेस को समझते हैं कि कांग्रेस तो दिल्ली में लगभग खत्म हो गई क्योंकि विधानसभा में नहीं है। आप देखिए कि कांग्रेस को लोकसभा में बीजेपी से आम आदमी पार्टी से कहीं ज्यादा वोट है। कांग्रेस को 22.5, आम आदमी पार्टी को 18% वोट है। तो पहला तो कि आदमी पार्टी और कांग्रेस जाना, एक साथ मिल जाना बीजेपी के हारने की गारंटी नहीं है, लेकिन वो उसकी अनिवार्य ना कोई तरीका नहीं है। और दूसरा, अगर वो एक साथ आते हैं तो उनका समीकरण वो नहीं हो सकता आपसी समीकरण जो कि विधानसभा में है। विधानसभा में तो के हिसाब से तो आप कहेंगे कि 6 सीटें हमें मिलनी चाहिए और 1 सीट कांग्रेस ले ले तो बहुत है, लेकिन लोकसभा में आप देख लें कि 4 कांग्रेस की तरफ हैं तो 3 आम आदमी पार्टी की तरफ हैं, और यही दुविधा है उन दोनों में जब भी बातचीत हो किसी से, तो उसमें कांग्रेस वाले ये आंकड़ा दिखाएंगे। और उस हकीकत जो लोकसभा और विधानसभा अलग अलग समीकरण है, उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, ये एक चुनौती है। या कि इसको एडजस्ट करने के लिए पंजाब का सहारा लिया जाएगा, ये एक चुनौती है। तो फिर है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक साथ तो आना होगा, लेकिन वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है दिल्ली में इसको। बिल्कुल। अब योगेंद्र जी ने जो कहा उसी को आगे से बढ़ा दूं, बहुत अहम बात योगेंद्र जी ने भी कही और आंकड़े उसकी गवाही दे रहे हैं कि लगभग 56%, बल्कि 56 से ज्यादा है, 56% वोट बीजेपी का अकेले है दिल्ली में अगर हम बात करें, और 22% और 18% कांग्रेस। और आप जोड़ भी दें जो आज एक मंच पर दिख रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट, सीट शेयरिंग में अगर झगड़ा ना हो जाए तब तक, तो तब भी 40%। तो 16% का फासला आप और कांग्रेस के साथ आने के बाद भी बीजेपी से है। तो इसलिए दिल्ली में अगर देखें तो बहुत कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। योगेंद्र जी, इसका ये मतलब निकालें। जी, जब तक कुल मिला के राष्ट्रीय समीकरण न बने, देखिए जो पूरा इलाका है, एक तरह से इस इलाके में एक साथ आंधी चलती है। ये जो राजस्थान, आप इसमें गुजरात को भी शामिल कर लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश अलग है। इस पूरे इलाके में अगर बीजेपी की आंधी चलती है, जो कि पिछली 2 बार चली है, तो उसके सामने किसी का कोई महत्व। लेकिन हाँ, अगर आंधी या बाढ़ को रोका जा सकता है तभी यहां कुछ गति है। फिलहाल यहां बहुत कुछ, मतलब अगर ऑपोजिशन 1-2 सीट यहां पे किसी तरह से बीजेपी से छीन ले तो बहुत बड़ी उपलब्धि। एक सिर्फ नंबर के हिसाब से दर्शकों को बता दूं, क्योंकि 2019 में माना गया कि बालाकोट स्ट्राइक के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक देश में हिंदुत्व का भी, राष्ट्रवाद का भी, नेशनलिज्म का जो एक क्रिएट किया गया, और जिस ढंग से जवानों की शहादत के नाम पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी वोट भी मांगने लगे, उसका असर हुआ कि दिल्ली में बीजेपी को ज्यादा फायदा हुआ। जिन इलाकों में फायदा हुआ बीजेपी को, उसमें दिल्ली भी शामिल है। क्योंकि जब हम पास्ट में 2014 में जाते हैं तो बीजेपी को लगभग 46% वोट
7 सीटें मिली, लेकिन तब आम आदमी पार्टी को लगभग 33% और कांग्रेस को लगभग 15%। अगर उस हिसाब से देखें तो बीजेपी के सामने उन दोनों पार्टियों के नंबर अगर जुड़ते हैं 14 के हिसाब से, तो स्थिति ऐसी हो सकती है कि साथ में 3-4 सीटें बीजेपी हार जाए या वो गठबंधन जीत जाए, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट बालाकोट फैक्टर था जो दिल्ली में बीजेपी को फायदा पहुंचाया। सही कह रहा हूं योगेश जी? जी, बालाकोट था, और उसके साथ साथ खुद आम आदमी पार्टी ने जो वैचारिक पोजीशन लिया इन सब सवालों पे, चूंकि पिछले कई साल से आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि जहां भी राष्ट्रवाद का सवाल होता है वहां बीजेपी से 2 कदम आगे जाए, जहां भी हिंदुत्व की बात होती है भी बीजेपी से 2 कदम आगे जाए। तो जो पार्टी खुद इन सब सवालों पे उसी विकेट पे खेल रही हो जो बीजेपी की विकेट है, तो जाहिर है जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो वही मतदाता जिसने आम आदमी पार्टी को विधानसभा में वोट दिया, वो बिना संकोच के, बिना कुछ महसूस किए कि वो कुछ गलत काम, कुछ अलग दिशा ले रहा है, वो स्वाभाविक रूप से वही वोट इधर केजरीवाल को डालता है, उधर मोदी को डालता है। और एक जमाने में तो आम आदमी पार्टी ने इस कैंपेन भी किया था कि एक तरफ मोदी, दूसरी केजरीवाल, ऊपर मोदी, तो वो हो रहा है। तो उसके लिए क्या आम आदमी पार्टी खुद उस वैचारिक जमीन से अपने आप को अलग करने की कोशिश करेगी? नहीं तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का इकट्ठा लड़ना बहुत कठिन काम है यहाँ पे। तो आम आदमी पार्टी को सीट गठबंधन की बात है, कुछ वैचारिक अलाइनमेंट भी इनको करना पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली के वोटर को आप क्या बताएंगे? नहीं तो दिल्ली का वोटर और इसमें ये भी होता है योगेंद्र जी कि दिल्ली के जो कांग्रेस के नेता हैं और दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आपस में बयानबाजी बहुत तल्ख है। अलका लांबा का बयान देखें, कई बार उसमें लगता है कि एकदम 36 का रिश्ता है, वहां मुंबई अधिवेशन हो रहा है और यहाँ बयानबाजी, या संदीप दीक्षित के बयान देखें, फिर अनिल चौधरी के बयान देखें, तो बयान कई बार बहुत तल्ख है। तो कई बार लगता है कि वहां उस मोर्चे के मंच से जो तय हो रहा है, यहाँ जमीनी स्तर पर वो संयोजन वैसे होगा कि नहीं, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट रह जाएगा, कहना मुश्किल है, अगर मैं सही कह रहा हूं तो। स्थानीय स्तर पे तनाव होना तो स्वाभाविक है। हालांकि मैंने अलका लांबा का बयान देखा था, वो बहुत ही सपाट और सामान्य सा बयान था। कोई भी पार्टी कहे कि हम तो 7 सीटों की तैयारी कर रहे हैं, जाहिर और क्या कहेगा, कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता कह ही क्या सकता है इसके अलावा। लेकिन हाँ, और केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेवारी रहती है कि वो इन सब चीजों को हैंडल करे। मगर मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी है वो यही है कि एक आइडियोलॉजिकली अगर आम आदमी पार्टी बीजेपी की जमीन पे रह के चुनाव लड़ना चाहती है और चाहती है कि वोट बीजेपी को न मिले, तो लोकसभा चुनाव में तो ये संभव नहीं। और उस हिसाब से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को अपनी वैचारिक राजनीतिक भूमिका पर पुनर्विचार करना होगा। चलिए, अब लंबा हो रहा वीडियो, संक्षिप्त हम 2-2 मिनट अब बाकी जो 2 राज्य हैं जिनके हमने ग्राफिक्स दिखाए उस पर बात करते हैं। हरियाणा, स्क्रीन पर हरियाणा है। योगेंद्र जी खुद भी हरियाणा के रहने वाले हैं, तो बहुत बारीकी से जाहिर है समझते होंगे। उनका कार्य क्षेत्र भी है, जन्मभूमि है। तो 10 में 10 सीटें, और वो हरियाणा जहां किसी जमाने में भजन लाल, देवीलाल, बंशीलाल, राजनीति हरियाणा की कुछ और थी, उस हरियाणा में 10 में 10 बीजेपी ने एकदम जबरदस्त कामयाबी बीते 2 चुनाव को का देखेंगे तो बीजेपी का है। हरियाणा में क्या लगता है योगेंद्र जी आपको? हरियाणा में आप बीजेपी के लीडर से पूछ लीजिए, वो भी कहेगा कि नहीं, 2019 जैसी स्थिति तो हमें कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। एक तो ये कि 2019 बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी सी स्थिति थी। दूसरा ये भी कि इस बीच किसान आंदोलन ने हरियाणा की राजनीतिक जमीन को बिल्कुल बुनियादी रूप से बदल दिया है, और इस वक्त बीजेपी बहुत स्थिति में है। बीजेपी के खुद के लोग कहते हैं कि हाँ, 2-3 सीट पे तो हम पक्का हैं, उसके अलावा कह नहीं सकते। तो हरियाणा का जातीय बदला है, हरियाणा के किसान आंदोलन की वजह से मिजाज बदला है। नूह के बहाने इन्होंने हरियाणा में आग लगाने की कोशिश तो काफी, लेकिन किसान आंदोलन और वहां के जाट समाज ने खड़ा होकर ये नहीं होने देंगे, बाकी सब जगह कर लो, ये यहाँ पे नहीं चलने देंगे। उससे आपको अंदाजा लग जाता है कि हरियाणा में बदलाव हुआ है। हरियाणा में तो अपोजिशन को कोशिश तो अपोजिशन की होनी चाहिए, और आज की तारीख में हर कोई व्यक्ति कहता है यदि आज हरियाणा में चुनाव होगा तो कांग्रेस जीतेगी। तो ऐसे में यहाँ पे कांग्रेस, मतलब यहाँ तो प्रश्न ये होना चाहिए कि बीजेपी अपनी कितनी सीटें बचा पाएगी। 2, 3, 4 ऐसी सीट बीजेपी बचा पाएगी
बीजेपी लोग अपने आप यही बात कहते हैं, उससे ज्यादा का दावा वो खुद नहीं करते इस वक्त हरियाणा के बारे में। हाँ, झारखंड संक्षिप्त, अब चूंकि 1 घंटा हम लोग बात कर चुके। झारखंड 14 में से 11 सीटें पिछली बार बीजेपी जीती। ये अलग बात है कि वहां हेमंत सोरेन की सरकार है अभी। झारखंड सरकार है, सरकार का काम पूरा नहीं रहा है, लेकिन उसे एक व्यवस्थित रूप से चुनावी रणनीति में बदल के लड़ पाना, क्योंकि गठबंधन अपने आप में है। इंडिया गठबंधन बनने से झारखंड में गठबंधन नहीं बना है, पहले से गठबंधन है और वो प्रभावी गठबंधन है बिहार का। तो वहां गठबंधन में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है, बस इस गठबंधन को एक प्रभावी राजनीतिक रण कौशल में बदलने की जरूरत है। और ऐसा हो तो झारखंड में ज्यादा नहीं तो 6-8 सीट लेने का प्रयास तो ऑपोजिशन कर ही सकता है। हालांकि बीजेपी ऑपोजिशन में बहुत सुस्त नहीं है और अर्जुन मुंडा को लाके उन्होंने अपना एक स्ट्रांग फुट फॉरवर्ड किया है। बीजेपी इस वक्त वहां एक स्ट्रांग पार्टी है, इसलिए मैं कहूंगा कि वहां भी कम से कम सीट लेने की उम्मीद, आधा सीट की उम्मीद तो अभी भी ऑपोजिशन कर सकता है। और झारखंड की भी अगर बात करेंगे योगेंद्र जी, जो कुछ स्टेट जहां लोकसभा में बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले, उसमें झारखंड भी है। स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगभग 51%। कांग्रेस और जेएमएम दोनों जोड़ते हैं तो 26%, 27%, बल्कि एग्जैक्ट अगर बोले तो लगभग 27%। तो बहुत फासला है, मतलब उन दोनों को एक ब्लॉक में डाले, बीजेपी को डाले तो लगभग डबल जैसी स्थिति है झारखंड में। उस बीच एक तो ये गठबंधन भी बड़ा हुआ है, अब ये केवल कांग्रेस और जेएमएम नहीं है, इसमें तमाम दूसरे संगठन भी शामिल हैं और अब जेडीयू भी वहां आ गई है। जेडीयू का है, आरजेडी का अपना वहां पे महत्व है, कम्युनिस्ट पार्टीज का वहां पे महत्व है, तो सब मिलके एक बड़ा गठबंधन होंगे। और हाँ, 2019 जैसी अभूतपूर्व स्थिति दोबारा ना हो ये तो अनिवार्य है। अगर वैसी स्थिति होती है किसी न किसी बहाने से, जिसका आशंका सत्यपाल मलिक जी जता रहे हैं, कुछ वैसी स्थिति अगर बनती है, ऐसा कोई और दोबारा कांड इस देश में होता है, तब तो स्थिति बहुत अजीब हो जाएगी। लेकिन हमें याद है कि फिलहाल झारखंड में जेएमएम की सरकार है और सरकार एक बड़े गठबंधन को लेके आगे चल रही है। उस तरह की एक तरफा हार हो लोकसभा में, इसका कोई कारण नहीं। चलिए, अब आखिर में एक छत्तीसगढ़ कई मायनों में बहुत अहम है। 11 में 9 सीटें बीजेपी को मिली। छत्तीसगढ़ में भी सरकारें बदलती रही है, पहले रमन सिंह थे, अभी भूपेश बघेल है। कांग्रेस के लिए जो अहम राज्य उसमें छत्तीसगढ़ है, उसके लिए चुनाव लड़ने के लिए, संसाधन के लिए कई राज्यों में जब सरकारें खो चुकी हैं कांग्रेस, तो एक छत्तीसगढ़ उसके लिए बहुत जीवनदायिनी भी होती है ऐसी सरकारें जहां से किसी पार्टी को संसाधन मिलता है। भूपेश बघेल बहुत मजबूती से अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उस बीच ईडी से लेकर सीबीआई इनकम टैक्स की छापेमारी भी लगातार हो रही है। छत्तीसगढ़ में क्या दिखता है? 11 में से 9। अब 2019 का बाकी राज्यों में जिस तरह से राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी कोई 25% वोट से आगे चल रही थी, वैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में तब भी नहीं थी, केवल 10% का पास। हालांकि महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे पहले कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की थी विधानसभा चुनाव में, तो ये 10% भी कम नहीं है, लेकिन ये ऐसा फासला नहीं है जो पाटा ना जा सके। इस बीच कांग्रेस ने सरकार चलाई है और जो कांग्रेस की एक बड़ी दिक्कत थी वहां, जो 2 दिग्गज नेताओं में चल, उसको कांग्रेस ने इस वक्त सुलझा और अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के वो आ गए हैं साथ में। तो यहां पर भी कांग्रेस को, और ऐसा अभी संभावना व्यक्त की जा रही है कि छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस विधानसभा चुनाव इस बार दोबारा जीतने वाली है। सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। भूपेश बघेल अच्छी योजना बनाने के साथ साथ राजनीति के रणनीतिकार भी हैं, तो उस मायने में वो अशोक गहलोत जी से एक कदम आगे हैं कि वो राजनीतिक रणनीति भी देखते रहते हैं, चुनाव लड़ने वाली, जनता से जीतने वाली। तो यहाँ पे भी कम से कम आधी सीटें जीतने की गुंजाइश ऑपोजिशन की बनती है। ऑपोजिशन को प्रयास करना चाहिए। अगर इन सब राज्यों को जोड़ के एक मोटी बात मैं कहूँ, ये जो वही मैं जानना चाह रहा हूँ, इस पूरी पट्टी में अगर 1/3 सीट, ज्यादा की बात मैं नहीं कर, अभी आप सीटों का उसको छोड़ दीजिए,
बिहार में जो जो जेडीयू की सीटें थी उसकी वजह से कम दिख रही है, लेकिन अगर एलाइज को यहाँ जोड़ दिया जाए तो इन 216 सीटों में से कोई 190 के करीब का आंकड़ा आ जाएगा बीजेपी एनडीए की सीटों में यदि हम जोड़ते हैं, आ जाएगा बिल्कुल। अगर इनमें से ये जो 190 340 सीट अगर छीन ले, ज्यादा नहीं, मतलब कि अगर 1/3 सीट अगर ऑपोजिशन छीन ले, और खासतौर पे जो ज्यादातर राज्य जहां कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई है, बिल्कुल सीधे सीधे, अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़ दीजिए तो 96 सीटें, जिनमें से बीजेपी ने पिछली बार 90 सीटें हासिल की। अगर यहां 96 में से 25 सीट ले, 30 सीट ले ले, तो बस इतने भर से बीजेपी के लिए लोकसभा में बहुमत पाना असंभव हो जाएगा। कुल मिला के हिंदी पट्टी में अगर बीजेपी की 1/3 सीट भी बीजेपी हार सकती है। अगर बीजेपी को 2/3 पर भी रोका जाए तब भी ये सुनिश्चित कर देगा कि बीजेपी लोकसभा में 273 का आंकड़ा नहीं छू सकती है। यही चुनौती है। अब कोई कहेगा अगर ये भी कठिन है तो फिर मैं कहूंगा फिर ऑपोजिशन पॉलिटिक्स का मतलब ही क्या है? अगर आप 1/3 सीट तो नहीं इसका बीजेपी मतलब ये हुआ योगेन जी कि फिर लड़ाई तो अभी ये है ना कि बीजेपी 303 पे है, 300 पार है, बीजेपी को 272 से नीचे कैसे लाए, 260 पे, 65 पे। इसका मतलब लड़ाई ये नहीं है कि मोदी को हराकर हम बाहर करें और हम कैसे 272 नंबर ले आए। लड़ाई ये है कि उनके 272 से नीचे कैसे जाए, मैजिक फिगर से नीचे। ये मान लें इसका मतलब? नहीं अजीत भाई, मैं दो बातें कह रहा हूं। एक तो ये कि अगर इंडिया अलायंस का कोई वास्तव में टारगेट होना चाहिए तो उनका टारगेट तो ये होना चाहिए कि बीजेपी को 200 पे उतार दें, 303 से 203 पे उतार दें, 100 सीट कम करना उनका टारगेट होना चाहिए। इस टारगेट की अधिकांश चीजें बाहर होंगी, लेकिन ये जो पट्टी है, ये जो हिंदी से 216 सीट वाली जो पट्टी हम कह रहे हैं, इसमें अगर वो 50 सीट का टारगेट रखी है, जो 100 सीट कम होनी है, उनमें से 50 अगर इस यहां से आ जाए तो बाकी 50 बाहर से आ जाएंगी, वो आसान। असली समस्या, तो चुनौती है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, सबसे बड़ी चुनौती उन सीटों पर है जहां सीधे सीधे पश्चिमी उत्तर भारत की उन सीटों पे है जहां सीधे कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है, जहां बीजेपी ने लगभग झाड़ू लगा पिछली बार। क्या कांग्रेस 1/3 सीट हासिल कर सकती है? 1/3, मैं आधी भी नहीं कह रहा, 1/3 हासिल कर ले तो बाकी काम पूरे देश में हो जाएगा। वो 1/3 का नहीं कि कांग्रेस को 200, बीजेपी 250-60 पे पहुंचे, बीजेपी उससे भी नीचे आ सकती है, लेकिन उसके लिए कांग्रेस को कम से कम 1/3 सीट छीननी पड़ेगी। चलिए, तो अभी ये चर्चा करते रहेंगे। बीच में चूंकि छत्तीसगढ़ पर बात हो रही थी, सिर्फ वहां नंबर बता दूं, चाहे बहुत बार दर्शकों को लगता है कि आपने ये बात नहीं रखी। छत्तीसगढ़ को अगर हम 2009 को भी देखेंगे, 14 के पहले जब मोदी नहीं थे, तब भी छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें बीजेपी जीत गई थी 45% वोट शेयर के साथ। फासला कांग्रेस और बीजेपी के बीच लगभग 8% का था, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली थी 37% वोट के साथ। 2014 में फिर बीजेपी ने लगभग 49% वोट पाए, लेकिन 10 सीट जीती, फासला 10% का। तो बीजेपी छत्तीसगढ़ में लोकसभा में सत्ता में रहे या बाहर गई 3 चुनाव में बीजेपी को छत्तीसगढ़ में लोकसभा में स्ट्राइक रेट बीजेपी का बहुत अच्छा रहा। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया योगेन जी, लंबी बात हुई और उम्मीद करेंगे कि ऐसी बातचीत अभी हम लोग लगातार करते रहेंगे। सियासी समीकरण, सीट एडजस्टमेंट, सीट शेयरिंग, जैसे सीट शेयरिंग आएगा, जब लगेगा कितनी सीट ऐसी है जहां 1 वर्सेस 1 है। अभी हमने गुजरात को छोड़ा, बहुत सारे राज्य हैं, रीजनल पार्टियों का क्या होता है, और कल हमने कुछ बंगाल, कर्नाटक, दक्षिण का जिक्र किया। तो ये बातचीत चर्चा जारी रहेगी। हमारा मकसद है कोई सनसनी नहीं, कोई एक हाइपोथेटिकल हवा में बात नहीं, हम जमीन पर समझने की कोशिश करें नंबर्स के हिसाब से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और योगेन जी बहुत संजीदगी से ये बात करते हैं, इसलिए हम अनुरोध करते रहेंगे कि आप इस तरह की चर्चा में हमारे साथ आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया योगेन जी आपका, और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।